मेहनती किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर विजन के तहत दालों में तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है भारत। बीते 10 वर्षों में देश में दालों का निर्यात आयात की अपेक्षा तेजी से है बढ़ा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में पीएम कुसुम योजना के बारे में दी जानकारी। एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि कुसुम योजना के तहत किसानों को पंप लगाने के लिए दी जाती है सब्सिडी। फार्मर रजिस्ट्री के तहत फार्मर आईडी जनरेट करने में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर। प्रदेश में बनाई जा चुकी हैं अब तक 72 लाख से अधिक फार्मर आईडी। फार्मर आईडी से किसानों को होंगे अनेकों फायदे। देश में गेहूं कटाई का काम जोरों पर जारी। किसानों की लगाई गई गेहूं की उन्नत किस्मों से प्राप्त होने वाली पैदावार के आकलन के लिए कृषि अधिकारियों द्वारा लगातार किया जा रहा है निरीक्षण। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर विजन के तहत भारत दालों में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। बीते 10 वर्षों में देश में दालों का निर्यात आयात की अपेक्षा तेजी से बढ़ा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत का दालों का निर्यात वित्त वर्ष 25 की अप्रैल-दिसंबर अवधि में 4,437 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पूरे वित्त वर्ष 15 में ये 1,218 करोड़ रुपए था। इस तरह बीते 10 वर्षों में भारत का दाल निर्यात 264.29% बढ़ा है। दूसरी ओर इस दौरान आयात में 86.45% की वृद्धि देखी गई है। देश में अप्रैल-दिसंबर अवधि में 31,814 करोड़ रुपए की दालों का आयात किया गया है। वहीं वित्तीय वर्ष 15 में ये आंकड़ा 17,063 करोड़ रुपए था। केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी लगातार काम कर रही है। दालों के किसानों को एनडीए सरकार 93,544 करोड़ रुपए की न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान कर चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा बजट 2025-26 में ऐलान किया गया था कि देश में दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से 2028-29 तक 4 साल के लिए तुअर, अरहर, उड़द और मसूर की 100% खरीद की जाएगी। और राज्यसभा में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने बताया कि भारत दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में पहले नंबर पर है, जिसमें भारत की वर्तमान सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से ये उपलब्धि हासिल हुई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में पिछली सरकारों की एक दशक की तुलना में वर्तमान सरकारों की एक दशक में 63.5% की वृद्धि हुई है। हम दूध के प्रति व्यक्ति उपलब्धता में आत्मनिर्भर हुए। आत्मनिर्भर हम नहीं हैं, हम विश्व में दूध उत्पादन में नंबर 1 पर हैं। हम सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं हैं, और ये 2014 से आज तक के जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उत्पादकता और उत्पादन दोनों को बढ़ाने के जो कार्यक्रम चले, उसका परिणाम है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान आज लोकसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रश्न के उत्तर में पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को पंप लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। पीएम कुसुम में तीन कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट ये है, इसमें तो प्रोक्यूरमेंट बेस्ड इंसेंटिव पीबीआई प्रोवाइड करते हैं। हम इसमें 40 पैसा हम पर यूनिट डिस्काउंट को देते हैं। कंपोनेंट बी में स्टैंड अलोन हम पंप लगाने के लिए 30% हम सब्सिडी देते हैं। उसके अलावा जो कुछ भी स्टेट गवर्नमेंट दे सकते हैं वो दे सकते हैं। कंपोनेंट सी में उसमें भी 2 पार्ट है। ये दोनों पार्ट में एक तो कंपोनेंट सी फॉर दी
कंपोनेंट सी, उसमें CFA है 1.05 करोड़ पर मेगावाट। तो वो किसान के जो खेत है, खेत में अगर किसान अपने जगह देने के लिए तैयार है वो कर सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो, किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मजदूरों को उनकी मजदूरी और सामग्री का एक एक पाई दिया जाएगा। तमिलनाडु हो या पश्चिम बंगाल हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने कभी किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया। तमिलनाडु का मजदूरी का और सामग्री का, क्योंकि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया 86,000 करोड़ का प्रावधान है, 85,000 करोड़ रुपए हम जारी कर चुके हैं और शेष बची राशि की पाई हम बहुत जल्दी जारी करने वाले हैं। मजदूर को भी पूरी मजदूरी दी जाएगी और सामग्री मद का भी पूरा पैसा दिया जाएगा। फार्मर रजिस्ट्री के तहत फार्मर आईडी जनरेट करने में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में अब तक 72 लाख से अधिक फार्मर आईडी बनाई जा चुकी हैं। फार्मर आईडी बनाने का कार्य राजस्व विभाग का अमला किसान भाइयों के सहयोग से विशेष कैंप लगाकर कर रहा है। प्रमुख सचिव राजस्व विवेक पोरवाल फार्मर रजिस्ट्री आईडी जनरेट करने के कार्य की सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भू अभिलेख आयुक्त अनुभा ने बताया कि केंद्र सरकार की एग्री स्टेक परियोजना अंतर्गत प्रदेश में किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआत की गई है। इसमें प्रत्येक किसान के लिए एक यूनिक फार्मर आईडी बनाई जा रही है। फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों का एक डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिससे किसानों को कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया से आसान ऋण प्राप्त करने के साथ विभिन्न योजनाओं के लिए भूमि, फसल और कृषकों की जानकारी का सत्यापन इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकेगा। इससे भौतिक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ ने पंजीकृत किसान उत्पादक संगठनों को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के सहयोग से ई मार्केटिंग मंच प्रदान किया है। इसके तहत FPO अपने केले के उत्पादों को ऑनलाइन मार्केटिंग साइट के सहयोग से देश भर के खरीदारों तक सीधी पहुंच बना रहे हैं। जहां बिचौलियों से मुक्ति मिली तो वहीं बाजार भी बढ़ा है और किसान आर्थिक रूप से मजबूत भी हुए हैं। केलों का स्वाद लेना हो या फिर केले के चिप्स का लुत्फ उठाना, यहाँ सूक्ष्म पोषक तत्व वाले मिक्सर भी हैं तो केले का चूर्ण भी। हेयर मास्क से लेकर केले का आचार तक, केले के रेशों से बनी फाइबर टोकरी या फिर हो पीली टोपी, केले से बने ऐसे कई उत्पाद आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ हाथ मिलाया है। देश भर में उपभोक्ताओं को ऑनलाइन उपज बेचने के लिए पंजीकृत किसान उत्पादक संगठनों को ONDC पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। माई स्टोर जो एक ऐप है जो ONDC के माध्यम से जुड़ा गया है, उसमें FPO का प्रोडक्ट कैटलॉग उसमें ऑनबोर्ड किया जाता है। आप एज ए कॉमन कस्टमर आप उसमें आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने में आपकी FPO की जो सामान है आपको सीधा आपके पास पहुंच जाएगा। इसमें कोई मिडलमैन की सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। आपको शुद्ध एवं डायरेक्ट जो फार्मर्स की जो है फार्म टू किचन वाले कंसेप्ट में आपके पास पहुंच जाएगा। GM के साथ हमारे कोलैबोरेशन हो रहा है। अभी हमने शुरू किया है कि NCOI का अपना एक पोर्टल है जो NCOI हार्ट पोर्टल, उसमें भी NCOI के द्वारा हमें NCOI उस पोर्टल में हमें FPO को ऑनबोर्डिंग करना चालू कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन भुगतान, व्यवसाय से व्यवसाय और व्यवसाय से उपभोक्ता लेन देन तक सीधी पहुंच के साथ FPO को सशक्त बनाना है। विभिन्न राज्यों में करीब 10,000 से अधिक किसान समूह अद्वितीय कृषि उत्पादों को सरकार द्वारा समर्थित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेच रहे हैं। SFAC मुफ्त पंजीकरण, उत्पाद कैटलॉग के विकास, FPO के बीच समन्वय और डिलीवरी की सुविधा के साथ FPO का समर्थन और प्रशिक्षण प्रदान करता है। जिनके पास प्रोडक्ट है अब उनकी एग्रीगेशन होने के बाद हमें मार्केट दिलाना है। अब मार्केट देने के लिए अभी तो एक जो है मान लीजिए उनके पास प्रोडक्ट आ गई, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ये सब एक चैलेंज है। उसके लिए हमें बहुत सारे जगह में उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, पैकेजिंग इंडस्ट्री के साथ जोड़ रहे हैं। उसके अलावा जो फिजिकल मार्केटिंग के लिए
जो एफपीओ को बनाने के लिए जो सीबीबीओ वीसीओ जो हमारे एंगेज हुए हैं वो तो फैसिलिटेट देते हैं, डायरेक्टली भारत सरकार की तरफ से हम लोग भी उनको फैसिलिटी दे रहे हैं। खास बात यह है कि सभी एफपीओ उत्पाद प्राकृतिक रूप से बने हैं। इनकी खरीद से न केवल बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा बल्कि किसान समृद्ध होंगे। केले के पौधे से लेकर हर हिस्से का उपयोग करके फाइबर और फल से लेकर उसके अपशिष्ट तक एफपीओ पर्यावरण के अनुकूल सामान जैसे हैंडबैग, टोकरियों से लेकर स्वस्थ और स्वादिष्ट स्नैक्स तक कई तरह के उत्पाद बना रहे हैं। यह अभिनव दृष्टिकोण न केवल कृषि अपशिष्ट को कम करता है बल्कि किसानों के लिए नए बाजार के रास्ते भी खोलता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। डॉक्टर चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। देश में अभी गेहूं कटाई का काम जोरों पर चल रहा है। ऐसे में इस वर्ष किसानों के द्वारा लगाई गई गेहूं की उन्नत किस्मों से प्राप्त होने वाली पैदावार के आंकलन के लिए कृषि अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में जबलपुर जिले के पाटन विकासखंड के गांव कुकरभुक्का में गेहूं के फसल कटाई प्रयोग में मिले नतीजों ने कृषि अधिकारियों सहित मौके पर मौजूद रहे सभी किसानों को आश्चर्यचकित कर दिया। दरअसल फसल कटाई का ये प्रयोग 14 मार्च 2025 के दिन किसान अर्जुन पटेल के खेत में किया गया था। इसमें गेहूं का उत्पादन 73 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हुआ, जो सामान्य से काफ़ी अधिक है। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक गेहूं किस्म DBW 377 किस्म से मिली इस बम्पर पैदावार का कारण रेस्ड बेड पद्धति से की गई बुआई है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय किसान मेला प्रारंभ हो गया है। कृषि मंत्री डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा ने किसान मेले का उद्घाटन किया और मेले में लगी विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन कर किसानों को दी जा रही विभिन्न तकनीकों, प्रौद्योगिकी, नवाचारों और विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे कृषि अनुसंधान की जानकारी ली। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा ने कहा कि विषम जलवायु परिस्थितियों के बावजूद कृषि उत्पादन में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। किसान आधुनिकतम कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए सुनियोजित कृषि करें तो निश्चित ही लाभकारी कृषि की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकार किसान के हित में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु वर्मी कॉम्पोस्ट यूनिट, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, सिंचाई पाइपलाइन, बूंद बूंद सिंचाई, सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। किसान इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लें। दिल्ली में मौसम का हाल जानते हैं। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस मौसम के औसत तापमान से 0.4 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी। IMD ने आसमान साफ रहने का अनुमान जताया है। IMD ने बताया कि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 24 मार्च को लहसुन का भाव था 4,875 रुपए। 25 मार्च को इसके सौदों में 180 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 5,055 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे, जिसके चलते पालमपुर मंडी में 24 और 25 मार्च को लहसुन 9,500 रुपए पर बिकी। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में लहसुन के भाव को देखें तो यहां 24 मार्च को लहसुन का भाव रहा 8,900 रुपए। 25 मार्च को इसके सौदे 150 रुपए नरम होकर 8,750 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में बीते सोमवार लहसुन 2,000 रुपए पर बिकी,
मंगलवार को इसके भाव में 400 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1600 रुपए। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। भारतीय लहसुन की मांग खासतौर पर पश्चिमी देशों से बढ़ी है। बता दें कि लहसुन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी 75% है, जो 23 मिलियन टन से अधिक है, जबकि 3.3 मिलियन टन से कम पैदावार के साथ भारत दूसरे स्थान पर आता है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का यह आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है। कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,132 लाख 92,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2022-23 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,105 लाख 54,000 टन थी। भारत के उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा गेहूं की पैदावार देखने को मिलती है। फिलहाल मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 24 मार्च को गेहूं का भाव रहा 2,680 रुपए। 25 मार्च को इसके भाव में 45 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2,725 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 24 मार्च को गेहूं का भाव था 2,617 रुपए। 25 मार्च को इसके सौदे 127 रुपए लुढ़क कर 2,490 रुपए पर हुए। हालांकि राजस्थान की कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 24 और 25 मार्च को गेहूं 2,590 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं के भाव को देखें तो यहां की लालगंज मंडी में मंगलवार को धारा क्वालिटी के गेहूं का भाव रहा 2,700 रुपए। अलीगंज मंडी में भाव रहा 2,730 रुपए। चौबेपुर मंडी में गेहूं 2,700 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही बदायूं मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2,700 रुपए पर हुए। वहीं बात गेहूं के निर्यात की करें तो दुनिया में भारत के गेहूं की मांग में वृद्धि का रुझान देखने को मिल रहा है। एपीडा ने हाल ही में गेहूं के निर्यात से जुड़े ताजा आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक भारत ने साल 2024 के दौरान लगभग 1,88,287 मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात दुनिया भर में किया है। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश में किसान झूम धान की बुवाई के लिए खेत तैयार कर ले। अरुणाचल प्रदेश के किसान सरसों और आलू की पकी फसलों की कटाई और खुदाई का काम कर लें। यहां इस मौसम में मक्का, मिर्च और भिंडी की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहां के किसान फसल और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। असम के पहाड़ी इलाकों के किसान इस समय तिल और गन्ने की बुवाई कर सकते हैं। असम के किसान बोरो धान को तना छेदक कीट से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। साथ ही यहां के किसान मूंग और उड़द को फल छेदक कीट से बचाने के लिए प्रति एकड़ में 3 से 4 फेरोमोन ट्रैप लगा लें।
मेघालय में टमाटर की खेती कर रहे किसान टमाटर को जड़ सड़न रोग से बचाने के लिए इनके खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। मणिपुर के किसान मसूर, मटर और सरसों की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। मणिपुर में ही किसान अदरक और हल्दी की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। साथ ही यहां इस मौसम में फ्रेंच बीन और भिंडी की बुवाई भी की जा सकती है। मणिपुर के किसान इस मौसम में मिर्च की नर्सरी लगा सकते हैं। साथ ही यहां के किसान प्याज में थ्रिप्स की रोकथाम के लिए नीले चिपचिपे जाल लगा लें। वहीं नागालैंड में इस मौसम में झूम धान, मक्का, अरबी और राजमा की बुवाई की जा सकती है। त्रिपुरा के किसान आलू और सरसों की पकी फसलों की कटाई और खुदाई का काम कर लें। साथ ही यहां के किसान अरबी की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। त्रिपुरा के किसान बोरो धान को पत्ती मोड़क के प्रकोप से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और अब कुछ खास खबरें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष दूत जूली बिशप से दिल्ली में की मुलाकात। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को नीति आयोग का नया सदस्य नियुक्त किया गया। 4 दशक से ज्यादा के अपने कैरियर में राजीव गौबा ने केंद्र सरकार, बिहार सरकार और झारखंड सरकार में कई अहम पदों पर काम किया। ओडिशा विधानसभा में मंगलवार को खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस के 12 विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया। उसके बाद भी वो सदन के अंदर ही धरने पर बैठ गए। भाजपा विधायक इरासिस आचार्य ने कहा है कि विधायकों को निलंबित करने का फैसला स्पीकर का है, लेकिन सत्र शुरू होने के बाद से कांग्रेस विधायकों का व्यवहार अनुचित रहा है। संभल की शाही जामा मस्जिद हिंसा मामले पर समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क को एसआईटी की टीम ने नोटिस दिया। बर्क ने बताया कि उन्हें धारा 35(3) के तहत नोटिस मिला है। चूंकि मैं इस देश का नागरिक हूं और सांसद भी हूं, इसलिए मैंने पुलिस को जांच के दौरान पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी MRI मशीन विकसित की है। इसे अक्टूबर तक नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में परीक्षण के लिए स्थापित किया जाएगा। इस मशीन का उद्देश्य उपचार की लागत घटाना और आयातित चिकित्सा उपकरणों पर निर्भरता कम करना है। एम्स के निदेशक डॉक्टर M श्रीनिवास ने कहा है कि इस पहल से देश में विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
तुलसी